हमारे आज के अतिथियों में हमारे संरक्षक डॉक्टर अर्जुन कुमार उपाध्याय जी, कुल सचिव, अध्यक्ष प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी जी, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, मुख्य अतिथि डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुमन जैन, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, बीएचयू वाराणसी, सारस्वत अतिथि में प्रोफेसर वंदना झा, वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इस विषय के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आप देख रहे हैं, मैं एक मॉन्क हूँ। निश्चित रूप से जो हमारा सनातन धर्म में जो 4 पुरुषार्थ की बातें कही है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, मोक्ष रूपी यदि अमृत और महोत्सव के बारे में कुछ कहने के लिए अवसर दिया जाता है तो निश्चित रूप से मैं उस पर जो है प्रकाश डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्रता से संबंधित इस विषय पर, क्योंकि मेरा कोई खास अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं क्या कहूँ, जो भी हो। अभी इससे पहले वक्ताओं ने, जैसे कि मैडम वंदना जी ने, काशी के साहित्यकारों का जो स्वतंत्रता के लिए जो योगदान रहा वो बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से आपने रखा। और फिर उसी प्रकार काशी के जो सामान्य जनता ने, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, उस पर भी प्रोफेसर सुमन जैन जी ने बहुत सरल सुंदर ढंग से जो है उसका पिक्चर जो है आप लोगों के सामने रखा। वहीं मुख्य अतिथि जी ने जो है भारत के स्वतंत्रता का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक सिलसिलेवार जो आज़ादी के बारे में जो है आप लोगों के सामने विचार रखा। तो मैं अब उससे आगे कुछ कहने में समर्थ नहीं हूँ। कुछ चीज़ें मैं सोच करके रखा था, वो भी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बोल दिया। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम जो एक स्वच्छंद होकर के एक आज़ादी का जो स्वाद हम चख रहे हैं, ये आज़ादी ऐसा ही नहीं मिला है। इसके पीछे लाखों करोड़ों स्वतंत्र सेनानियों का, क्रांतिकारियों का बलिदान से ये हमें प्राप्त हुआ है। इसको हमको जो है सोचना है। इसी मकसद को लेकर के भारत सरकार ने जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च से शुरू होकर के 2022 तक, जो 2022 में 15 अगस्त को जो है ये डायमंड जुबली स्वतंत्रता का सेलिब्रेट करना है, उसके सातत्य में। और फिर पुनः भारत सरकार का ये इच्छा है कि जब हम आगे चल कर के 2047 में जो स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह को सेलिब्रेट करेंगे, उस समय हमारे देश का स्वरूप दुनिया में क्या होगा, इसका स्थान क्या होगा, उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना है। तो उस संबंध में उसका खाका तैयार करने के लिए जो है दांडी जो नमक सत्याग्रह से प्रारंभ होकर के 75 जो सप्ताह है, कुल 525 दिनों में हमको जो है देश के कोने कोने में जा कर के स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करके, जैसे कि आपने कहा कि हमारे इतिहास में अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। अभी कहे थे कि बनारस में ही देखिए कितने लोगों को जो है पेड़ों पर लटका करके फांसी दिया गया। ऐसे हज़ारों लाखों जो है स्वतंत्रता के यज्ञ में जो है आहुति दिया है, लेकिन वो जो है आज हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हैं। ऐसे लोगों को उजागर करना भी एक प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार था। इसके चलते जो है आज भारत के कोने कोने में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके द्वारा आने वाले हमारे जो युवा हैं, उनके अंदर जो है देश प्रेम की भावना, देश के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करना है। जब तक हमारे युवाओं के अंदर
अतीत के प्रति गौरव और वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की चिंता जब तक पैदा नहीं होगा, ये देश तरक्की और आगे नहीं बढ़ सकता। इसी को, देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए ही ये जो है बहुत ये आज़ादी अमृत महोत्सव का जो है आयोजन हो रहा है। इस दृष्टि में जब मैं देखता हूँ, एक बार मैं 98 में जापान में था, हायाशिबा ग्रुप में 2-2.5 महीने के लिए काम कर रहा था। उसमें जब हम भोजन कर रहे थे, एक पुलिस अधिकारी था, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था। तो मैं उनसे पूछा कि आपका देश जापान इतना तरक्की क्यों कर गया द्वितीय विश्व महायुद्ध के पश्चात, जबकि द्वितीय विश्व महायुद्ध में पूरा जापान तहस नहस हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इतने कम समय में देश इतना तरक्की कैसे कर पाया? तो उनका जवाब था कि हम लोग जापानीज लोग देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं। देश के हित के लिए हम अपने कंपनी का परित्याग करते हैं, जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं उसका हम त्याग करते हैं, और फिर कंपनी के हित के लिए हम जो है अपने परिवार का बलिदान देना, वो भी परिवार का हम बलिदान देते हैं, और परिवार के हित के लिए हम व्यक्ति अपना बलिदान देते हैं। यही कारण है कि देश जो है इतने कम समय में विकसित हुआ है, समृद्धि को प्राप्त किया। जब मैं भारत के संदर्भ में देखता हूँ, मुझे दुख होकर के कहना पड़ता है, हमारे भारत में कुछ इसके विपरीत चलता है, जैसा ऐसा लगता है। देश के हित को ताक पर रख करके कंपनी का हित में समर्थन होती है, और कंपनी अपने परिवार के हित में जो है पैसा, गवर्नमेंट से बहुत कुछ ले करके भाग जाता है विदेशों में। और वहीं फिर जब हम परिवार और व्यक्ति के बीच में जब मैं देखता हूँ, तो परिवार का त्याग करके व्यक्ति अपना स्वार्थ पूर्ण करता है। डेली आप अखबारों में देखते होंगे, अपने वृद्ध माता पिता को जहाँ अनाथालय में फेंक कर रख दिया जाता है। जिस माता पिता ने आपको समाज में इस लायक बनाया था, उसको जो है हम अनाथालय में पहुँचे। अगर यही भावना रहे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमको जो है सबसे पहले ज़रूरी है राष्ट्र की प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण। जब तक ये भाव हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, देश विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस चीज़ को हमको देखना चाहिए। आज मैं देखता हूँ राष्ट्र की एकता जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा समस्या है। मैं समझता हूँ हमारे भारत प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य ये भी रहा होगा कि जिस कठिनाई से, जिस यातनाओं से, जिस बलिदान से ये देश स्वतंत्र हुआ है, क्या ये स्वतंत्रता कायम रहेगी, कहीं बर्बाद तो नहीं होगा? इसकी चिंता भी शायद उनके अंदर है, क्योंकि आज के जो राजनीतिक स्वार्थ लोलुप्त, संकीर्ण माइंडेड के लोग, जो अपने आदिम भारतीय संस्कृति जो विश्व क्या कहते हैं, विश्व कुटुंब के रूप में जो मानते हैं, ये हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, और जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की भावना करती थी, सर्व प्राणी के हित के लिए जो लोग कामना करते थे, वो क्या आज हमारे युवाओं के अंदर ये आदर्श आज है? तो मैं समझता हूँ इसकी चिंता के चलते जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए जो ये 75 जो सप्ताह जो है देश के कोने कोने में जा कर के जन जागरण के साथ, जनता के साथ जोड़ करके, और जनता के अंदर जो छोटे से छोटे तबके के लोगों ने भी और कई प्रकार के संप्रदाय के आचार्यों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए जो योगदान दिया था, उसको स्मरण करने के लिए और उनके अंदर जो है देश प्रेम की भावना को जागने करने के लिए, स्वाभिमान को जागृत करने के लिए जो है मैं समझता हूँ इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप लोगों ने भी इस संस्थान में जो है इस प्रकार का आयोजन करा है, इसके लिए मैं आभारी हूँ।
धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा विस्तार से ईश्वर कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इन्हीं हाँ, अगर साहित्य वेरे के संबंध में ना, स्वबोध के संबंध में वेरे अगर कहने चाहता तो मैं बहुत कुछ कह सकता था। जैसे कि स्वबोध जो है तथागत बुद्ध ने आपो दीपो भग की उद्देश्य तो यहीं से, उपदेश तो यहीं से दिया था ना। और आज मैं देखता हूँ बौद्ध धर्म का ना संपूर्ण एशिया में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म भरा है, बौद्ध धर्म से भरा है। हमारे भारतीय इतिहासकारों को भी इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म को भी जो एक आयातित धर्म के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है भारतीय संस्कृति है, भारत से उपजा हुआ है ना। एक प्रकार से सनातन धर्म और बौद्ध धर्म जो है एक परिवार का माता और पिता की तरह है। तो इस चीज़ को भी हमको समझना होगा। तो यदि हम अपने देश के गौरव को अगर बढ़ाने चाहते हैं तो फिर बौद्ध संस्कृति पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आज के समय में आप श्रीलंका जाइए, बर्मा जाइए, थाईलैंड जाइए, एशिया महाद्वीप में आप जाएंगे तो सब जगह पर बौद्धों का विहार मिलेगा। साहित्य के रूप में अगर आप देखेंगे तो चाइना में सोबोलम जो ग्रंथ है ना, चाइनीज सोबोलम के रूप में, वो बौद्ध धर्म जो संस्कृत में थी या जो पाली में था उसका अनुवाद करके जो है उनके पास है। वहीं पाली में अगर देखेंगे तो 46 वॉल्यूम साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित। वहीं जापान में आप देखेंगे ना साहित्य 100 वॉल्यूमों में जो उनके मंदिरों में सजा कर रखा है ना, जो पूजा अर्चना करते हैं, वो भारतीय संस्कृति का एक अंग है। इस पर भी हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। साहित्य के योगदान के बारे में जब हम विचार करेंगे तो इस पक्ष पर भी गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।